हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज के हम इस लेक्चर पे देखेंगे 23 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शाम को आप हमारे वेबसाइट www.ixmb.com से भी पीडीएफ को ज़रूर ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ताकि आप इस वीडियो लेक्चर को उस पीडीएफ से कॉम्प्लीमेंट कर पाओ। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा। राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ पे, दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियड। तो ये एक ओलंपियड हुआ जॉर्जिया में फ्रॉम 14 टू 21 अगस्त 2022, जहां पे इंडिया का जो मेडल टैली था वो थर्ड इन रैंक था। एंड थर्ड रैंक सिंगापुर को भी मिला। थर्ड रैंक सिंगापुर को इंडिया को मिला विथ 3 गोल्ड मेडल एंड 2 सिल्वर मेडल। आप देख सकते हो नाम, जिनको गोल्ड एंड जिनको सिल्वर मिला। राइट। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज एडीबी लोन। तो एडीबी ने अभी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 96.3 मिलियन डॉलर्स का। और ये किसके लिए है? ये है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए है, टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव विल स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ जल शक्ति विभाग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ग्राम पंचायत वाटर एंड विलेज सैनिटेशन। तो सिंपल सा बात है, ये जो लोन है इसका पैसा कहाँ जाएगा? स्ट्रेट हिमाचल प्रदेश में जाएगा। और ये खर्च कहाँ पे होगा? जल विभाग पे। मतलब जो जल जीवन मिशन चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको बूस्ट मिलेगा ये पैसा जाने से। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा न्यूज एडीबी के ऊपर। लेकिन अभी हम एडीबी को समझते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखो, पहला सवाल ये आता है, वर्ल्ड बैंक है तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों है? तो देखो, जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो पूरी दुनिया को कैटर करता है। और एडीबी एडीबी जब शुरू हुआ था, वो हुआ था 19 दिसंबर 1966। तो एडीबी के पास सिर्फ 31 मेंबर था। आज के दिन में भी एडीबी के पास बहुत सारे मेंबर्स नहीं है, सिर्फ 68 मेंबर्स है। 68 से 49 जो है वो सिर्फ एशिया पैसिफिक से है, बाकी 19 आउटसाइड से हैं। तो आप देख सकते हो, मतलब एडीबी जो काम कर रहा है, एडीबी का ऑब्जेक्टिव भी वर्ल्ड बैंक जैसा ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, टू रिमूव द पॉवर्टी, कैपेसिटी बिल्डिंग, यही सब चीज है। लेकिन एडीबी का फोकस रीजनल ज्यादा है, मतलब एशिया पैसिफिक में इनका काम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। समवेयर अराउंड इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने 825 के आसपास करके रखा है, एज ऑफ देयर लास्ट ईयर्स रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। आगे चलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया को ही उन्होंने फाइनेंस कर रखा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। बाकी अलग अलग इश्यूज में दूसरे दूसरे कंट्रीज आगे हैं। इंडिया के बाद चाइना आता है। तो आप, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एडीबी का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? मनीला। ये मनीला शहर में है। मनीला शहर किस कौन सा कंट्री में है? फिलीपींस में है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। तो देखो, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। ये जो चार्ट आपके सामने आप देख पा रहे हो, ये 2 साल का है, ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम दिसंबर 20 टू जुलाई 2022। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इंडिया का जो नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? हम जितना सामान बाहर भेजते हैं और जितना सामान बाहर से अंदर आता है, इस बीच में एक गैप है। हम भेजते कम है, मंगवाते ज्यादा है, जिस वजह से एक डेफिसिट पैदा होता है, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं उसको। तो इस ट्रेड डेफिसिट को पहले क्या होता था, मतलब दिसंबर 20 में अगर आप इस चार्ट में देखोगे, तो आईटी सर्विस 46% उस गैप को फिल करता था। राइट। बट आज के दिन में वो कम होके क्या हुआ, 29.9% हुआ। जहाँ पे पहले डेफिसिट था 7.2%, आज है 9%। उसी को कॉम्प्लीमेंट ये 29.9 करता है, 9 परसेंटेज करता है। ओके, ये 7.2% नहीं है, ये $7.2 बिलियन है, ये 9 बिलियन है। तो देखो, इन एब्सोल्यूट टर्म्स ये आपको बड़ा दिख रहा है। राइट। इन एब्सोल्यूट टर्म्स ये तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है भाई, 15-16%। अभी इसका रीजन क्या है? इसका रीजन दो तीन हो सकता है।
एक रीजन तो ऐसा है कि आईटी सर्विस को अगर साइड कर दे तो हमारे बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गए हैं। दूसरा, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस लेवल से नहीं भी बढ़े हैं, मतलब ये जो आपको 15 to 16% का गैप दिख रहा है, इस गैप से अगर नहीं भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मैं हाइपोथेटिकली चीज आपको समझा रहा हूँ, अगर इस रेशियो से ये नहीं बढ़ा है तो दूसरा रीजन हो सकता है इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन से अभी पूरा दुनिया जूझ रहा है। राइट, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जनरल राइज इन प्राइस। तो सारी चीजों का दाम सारी दुनिया में बढ़ा हुआ है। तो हम जब अब बाहर के दुनिया से सामान खरीद के ला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो इन्फ्लेटेड प्रोडक्ट है, उसका प्राइस ज्यादा है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या चाहे वो कुछ और हो, है ना, रॉ मेडिसिन हो, मेडिसिन का रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, वो इन्फ्लेशन के मार से उसका प्राइस ज़्यादा है, तो हम उसको ज़्यादा प्राइस से खरीद के ला रहे हैं, जिस वजह से हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ज़्यादा दिख रहा है और डेफिसिट भी उसका उसके कंपैरिजन में ज़्यादा दिख रहा है। वेरएस जो आईटी सर्विस है, उसी वजह से हमको परसेंटेज टर्म में डाउन दिख रहा है बट एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा दिख रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। देन डेटा को देखो, द नेट एक्सपोर्ट ऑफ द आईटी सर्विस फंडेड जस्ट 30% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट इन जुलाई, डाउन शार्पली फ्रॉम 68% ईयर अगो। ठीक है, एक साल पहले ये 68% के आसपास था। ये तो आपको दो दो साल का है, बट एक साल पहले ये 68% था, आज के दिन में वो 30% हो गया, मीन्स 29.9%। तो कहीं ना कहीं ये हमको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आईटी सर्विस का एक्सपोर्ट जो कम हो गया, ऐसा नहीं हुआ, वो बढ़ा है, बाकी के परसेंटेज कंपैरिजन में ये कम दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज डिफेंस कॉरिडोर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 93 प्रपोजल्स इनको मिला हुआ है, मतलब एक 93 प्रपोजल्स, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि किन्हीं बड़े बिजनेसमैन ने उनको आ, उनको बोला है कि हाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, एंड दिस आर वेरी रिलायबल बिजनेसमैन या रिलायबल बिजनेस हाउसेस। तो वो होता है प्रपोजल। राइट, वो एमओयू नहीं होता है। एमओयू मतलब आ जाना, साइन कर लेना। राइट, ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है कि हाँ हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब बाकी गवर्नमेंट के पॉलिसीज, है ना, लैंड वगैरह, वो आगे आगे के कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि ये बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे। जो 93 प्रोजेक्ट का वर्थ है वो है 11,250 करोड़ फॉर द फ्लैगशिप डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने नोडल एजेंसी सेट किया है, वो है यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद दिस प्राइवेट कंपनीज। तो इन्होंने ये प्रपोजल पे एमओयू भी साइन कर लिया है। सम इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को हम देखते हैं। अमॉन्ग द मोस्ट प्रोमिनेंट यूएस डिफेंस यूपी डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट इन लखनऊ। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको दुनिया का एडवांस मिसाइल बोलते हैं। इसको किसने बनाया? इंडियन एंड रशियन ने मिलकर बनाया है। एंड बहुत सारे देश ने इंटरेस्ट भी दिखाया है ब्रह्मोस खरीदने के लिए, स्पेशली फिलीपींस। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर कहाँ पे आएगा? लखनऊ में आएगा। देन meanwhile the Adani group firm Adani Defense and Aerospace has signed an MOU with UP government to develop South Asia's largest integrated ammunition manufacturing facility in 250 acre at a cost of 1500 crore। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स था। सो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, सीएनजी एंड एलएनजी किट्स इन BS4 व्हीकल। तो गवर्नमेंट has allowed retrofitment of CNG and LPG kits in petrol and diesel vehicle that are compliant BS6 emission norm। तो देखो, BS6 emission norm में गवर्नमेंट CNG एंड LPG जो किट्स है, राइट, ये LPG है, LPG जो किट्स है वो सिर्फ कंपनी फिटेड में ही अलाउ करता था, खुद से आप बाहर मार्केट से लगाओगे तो इलीगल होगा। तो ये मॉडिफिकेशन पहले BS4 एमिशन नॉर्म्स में ही अलाउड था, लेकिन आज के दिन में इसको BS6 में भी अलाउ कर दिया गया। मतलब आप एक पेट्रोल इंजन गाड़ी खरीद के उसमें, आज के दिन में तो BS4 मिलेगा नहीं, BS6 से मिलेगा, तो BS6 में भी आप उसमें CNG LPG किट बाहर से आप लगवा सकते हो। नोटिफाइड रेट्रोफिटमेंट ऑफ CNG एंड LPG किट ऑन भारत BS6 gasoline vehicles and replacement of diesel engine with CNG LPG engine in case of BS4 vehicle। अभी ये 6 व्हीकल लेस देन 3.5 टन, सो 3.5 टन के नीचे वाला इंजन पे ही काम होगा। सो आई होप ये छोटा सा न्यूज आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज 75 अमृत ग्रांट।
Now, Union Minister Dr. Jitendra Singh announced 75 AMRIT grants for biotech initiative involving startups, industry, academic, research bodies in integrated collaboration. तो ये न्यूज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो 75 इंटरडिसिप्लिनरी है ना ग्रांट्स है, ये किस एरियाज पे मिलेगा? Ambitious research ideas, milestone-driven collaborative research in all domain-specific area of biotech sector in PPP मोड. प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, ये है आपका एरिया. एग्रो सबसे पहला आता है हेल्थ, एग्रो बायोटेक, क्लाइमेट चेंज, सिंथेटिक बायोलॉजी, सस्टेनेबल बायोरिसोर्स मैनेजमेंट. राइट, तो ये सारे एरियाज पे ये जो 75 अमृत ग्रांट्स है गवर्नमेंट पीपीपी मोड पे इन्वेस्ट करेगा. दिस इज बेस्ड ऑन जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान. नाउ इसके पीछे एक बहुत बड़ा अच्छा सा स्टोरी है. जय जवान जय किसान, जिसका इंग्लिश मीनिंग है हेल दी हेल दी फार्मर हेल दी सोल्जर. ओके, हेल दी सोल्जर एंड हेल दी फार्मर, जय जवान जय किसान, इसको किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री. लेटर ऑन अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान इसमें ऐड किया, हेल दी साइंस. राइट, एंड एज ऑफ नाउ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये वर्ड को ऐड किया जय अनुसंधान, मीन्स हेल द इनोवेशन. इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर. इसीलिए आप देखो, हेल्थ, एग्रोबायोटेक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में बहुत अच्छा होने के बावजूद भी देखो कोविड के समय में एवरीवन बिकेम हेल्पलेस. मतलब कहीं ना कहीं एडवांस इनोवेशन में पीछे ही है. एग्रोबायोटेक, agriculture sector, organic farming, then comes the climate change, then comes the synthetic biology, then comes the sustainable bioresource management. तो ये सारे एरियाज में 75 अमृत ग्रांट गवर्नमेंट विद पीपीपी मोड काम करेगी. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज एंटी पोल्यूशन हेलमेट. तो देखो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो कंपनी है सेलोश टेक लैब, ओके, सेलोश टेक लैब, इनको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सीड फंडिंग मिला था. ठीक, और इन्होंने क्या बनाया? एक हेलमेट बनाया जिसका नाम पोरस है, जिसके अंदर एक डीसी ब्रशलेस मोटर लगा हुआ है जो एयर प्यूरिफाई करता है, जिसको हेपा बोलते हैं ना, हेपा फिल्टर लगा हुआ है. और उसमें ब्लूटूथ वगैरह भी है, मतलब है वो उसमें वो जो एक हेलमेट है वो एक सबसे इनोवेटिव पार्ट उसमें ये है कि उसमें एयर प्यूरिफायर है. उसका नाम प्यूरस है. एंड इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट इसमें इसको सीड फंडिंग दिया था. ठीक है, कंपनी का नाम याद कर लो, दिस इज ए नोएडा बेस्ड कंपनी. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो की वन लाइनर है. सो सबसे पहला है रेसलिंग चैंपियनशिप. ठीक है, रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 16 मेडल्स मिला, 7 इन मेंस एंड वुमेन एंड 2 इन ग्रीको वुमन कैटेगरी इन अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप. आगे चलते हैं, IREDA साइंस MOU विद महाप्रीत. ये है क्या? तो देखो, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड साइंड एन MOU विद महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. ऑब्जेक्टिव क्या है MOU का? फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू महाप्रीत फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर स्टेट यूटिलिटीज. राइट, ये कौन से स्टेट में है? ये महाराष्ट्र में है. लोकल बॉडीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क. मतलब ये जो MOU है दोनों के बीच में, दिस इज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर में, दैट इज रिटायरमेंट. ये एंथोनी फॉसी, राइट, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा. ये यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे टॉप डॉक्टर हैं. करेक्ट, टॉप डॉक्टर इन द सेंस ये डिसीज एक्सपर्ट, मतलब जो इन्फेक्शियस डिसीज है, कोविड, राइट, स्वाइन फ्लू, मंकी पॉक्स, ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज है, इसके एक्सपर्ट हैं. प्लस वहाँ के जो हेल्थ एजेंसीज है उस एजेंसी की ये प्रेसिडेंट भी है, मतलब टॉप बॉस. और जो US प्रेसिडेंट है उनके हेल्थ एडवाइजर भी हैं. तो ये इन्होंने अनाउंस किया कि ही इज गोइंग टू रिटायर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब ये साल इनका लास्ट होगा. आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, द टेक्सटाइल कमिटी. ठीक है, ये टेक्सटाइल कमिटी जो कि 1963 में ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट. ये 1964 में एस्टेब्लिश मतलब इन्फोर्स हुआ था with an objective to ensure quality of all textile and textile product for domestic and export market. इन्होंने 58th फाउंडेशन डे मनाया है. कब? ऑन 22 अगस्त 2022.
राइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आता है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। वो कुछ ऐसा है, जो आरबीआई है उन्होंने मॉनेटरी पेनल्टी लगाया 1 लाख रुपए, किसमें? स्वागतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। तो देखो ये एक एनबीएफसी है। रीजन क्या है? रीजन ऐसा है कि इन्होंने अपने मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस किया है। वो चेंजेस करने से पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है, बट उन्होंने नहीं लिया। Without approval, okay, the company had changed its management without prior approval from the RBI, जिस वजह से आरबीआई ने इनके ऊपर 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है। With this, unfold your potential with IXMB. All the very best. Prepare 50% faster with IXMB. मिलते हैं कल सुबह। गुड डे।